चलिए देखिए, आज हम यहाँ पर कवर करते हैं एक यहाँ पर टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। मतलब कि सुपरपोजिशन की जो कंडीशंस हैं उसके बारे में यहाँ पर हमें पढ़ना है और बहुत ध्यान से आप समझिएगा, क्योंकि सुपरपोजिशन जो प्रॉपर्टी है उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आपको आते हैं। तो यहाँ पर आपको इस टॉपिक में सुपरपोजिशन की जो थ्योरी होती है जो कि आपके एग्जाम में आएगा, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट है। तो इसकी थ्योरी कैसे आपको टेस्ट पेपर में, कैसे आपको एग्जाम में इसको प्रेजेंट करना है कॉपी में, वो आपको यहाँ पर बताया जाएगा। उसके अलावा सुपरपोजिशंस के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें कभी ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कभी उसमें पेंटागन बनकर क्वेश्चन आता है, कभी इसमें स्क्वायर बन के आता है क्वेश्चन। तो ये सारे के सारे जितने भी सुपरपोजिशंस के क्वेश्चंस हैं वो भी आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। बहुत आराम से आपको सुपरपोजिशन को एकदम अच्छे से कवर करना है। ओके, अब देखिए यहाँ पर सुपरपोजिशन जो लॉ है वो समझने से पहले आपसे मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। बहुत बेसिक सा, आपको पता भी होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने पढ़ा होगा न्यूटन लॉ, पढ़ा है आपने? अच्छा, न्यूटन लॉ क्या होता है? न्यूटन लॉ में आपने पढ़ा था 11th क्लास में पढ़ा होगा कुछ, उसी में आपने पढ़ा होगा वेक्टर फॉर्म, वो भी थोड़ा सा यहाँ पर काम पड़ेगा वेक्टर फॉर्म का, ठीक है। तो उन दोनों को अपना माइंड में रखिएगा, फोर्स को और वेक्टर को, उसका हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक। दूसरा ये डिस्कस करना है आपसे कि आपने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ, इसी चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इसी चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि इसमें आपका होता है कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ के बारे में थोड़ा सा बेसिक, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? कूलम्ब्स लॉ में आपने पढ़ा था कि कूलम्ब्स लॉ दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है उसकी वैल्यू को वो डिफाइन करता है, उसे हम लोग कहते हैं कूलम्ब्स लॉ। इसका फार्मूला होता है 1/4πε0 के Q1 Q2/r²। आपको पता होगा, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ और सुपरपोजिशन लॉ, इन दोनों में पहले आपको अंतर समझना है कि कूलम्ब्स लॉ और सुपरपोजिशन लॉ में क्या अंतर है, और इन दोनों अंतर को बहुत आराम से अच्छे से आप समझिए और उसको अपनी लैंग्वेज में, अपने ओन लैंग्वेज में आपको प्रेजेंट करना है कॉपी में। ओके, अब देखिए यहाँ पर पहले दोनों में क्या अंतर है। मैं यहाँ पर कॉलम वाइज दिखा रहा हूँ आपको। एक तरफ मैंने यहाँ पर लिख दिया कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ, ओके, और एक तरफ मैंने यहाँ पर लिख दिया सुपरपोजिशन लॉ, सुपरपोजिशन लॉ। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस या सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इसको अगर आप चाहते हैं अच्छे से कवर करना तो आपको कुछ याद नहीं रखना है, क्योंकि ये तो आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स, तो फिजिक्स में कोई भी चीज़ आपको याद नहीं करनी है, कंप्लीटली आपको समझना है। तो सबसे पहला हमारा माइंड में यहाँ पर क्या आना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कूलम्ब्स लॉ एंड सुपरपोजिशन लॉ। चलिए देखिए दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पर लिखा है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, इट गिव्स द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। देखिए मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको कि आपने यहाँ पर ये पढ़ा होगा कूलम्ब्स लॉ में कि कूलम्ब्स लॉ क्या करता है, 2 पॉइंट चार्जेस होते हैं और इन 2 पॉइंट चार्जेस के बीच के जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू को डिफाइन करता है। और फिगर वगैरह आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा। मान लिया मैंने यहाँ पर कि एक हमने मान लिया पॉइंट चार्ज है Q1, एक हमने मान लिया पॉइंट चार्ज कितना है Q2, और Q1 से जो Q2 की जो डिस्टेंस है वो हमने मान लिया पर कितनी है R है। ओके, तो इस कंडीशन में जो फोर्स लगता है वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। कब? जब ये हमारा वैक्यूम में होगा। तो मैंने यहाँ पर वैक्यूम क्यों लिखा है, क्योंकि कुछ आपने कुछ बच्चों को ये डाउट होगा कि सर मैंने यहाँ पर कैपिटल के ऐसे करके पढ़ा था, तो वो भी सही है, वो आपका होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो मैंने यहाँ पर फिलहाल कैपिटल के बारे में यहाँ पर मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने उसे हटा दिया, बिकॉज वैक्यूम या एयर के लिए कैपिटल के की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो मैंने उसको हटा दिया, ठीक है। तो वैक्यूम की कंडीशन में अगर ऐसा फिगर होगा तो वहाँ पर फोर्स की वैल्यू ये होती है। ये आपने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ में, क्लियर है ना। तो कूलम्ब्स लॉ में आपने क्या पढ़ा कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है उसे हम लोग फाइंड करते हैं, उसे हम लोग इजीली कूलम्ब्स लॉ से फाइंड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए सुपरपोजिशन लॉ क्या होता है।
इसमें मैं पहले यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इट गिव्स द फोर्सेस, या ऐसे लिख दीजिए यहाँ पर, इट गिव्स द नेट फोर्स on a given point charge due to a group of charges। बहुत ध्यान से आप अब इसे समझिएगा। यहाँ पर क्या बता रहा है कि ये भी फोर्स देता है, सुपरपोजिशन लॉ भी आपको फोर्स काउंट कराता है, इससे भी आप लोग फोर्स फाइंड करोगे, और कूलॉम्स लॉ से भी आप फोर्स फाइंड करोगे। फिर दोनों में क्या अंतर है? दोनों में ये अंतर है कि ये 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का होगा फोर्स, और ये क्या है, किसी एक पॉइंट चार्ज पर ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस, एक चार्ज का एक ग्रुप होगा, वो किसी एक पॉइंट चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए आपको दिखा रहा है, जैसे मान लिया मेरे पास एक स्क्वायर है, ओके, ये हमने क्या मान लिया, स्क्वायर मान लिया मैंने, ठीक। और इसमें हमने मान लिया कि इसके 4 पॉइंट है, वर्टिसेस ए बी सी एंड डी, क्लियर है। और हमने मान लिया कि ए पर चार्ज है, मान लीजिए क्यू, इस पर चार्ज हमने मान लिया कितना है, Q1, इस पर कितना चार्ज Q2, इस पर चार्ज मान लिया हमने Q3, और डी पॉइंट पर हमने चार्ज मान लिया Q4। तो अब क्या होगा, अच्छा ये आपको दिख रहा है ना, ग्रुप ऑफ चार्जेस दिख रहा है ना, बहुत ध्यान से समझिएगा। और बिल्कुल ऐसे ही आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसको अपनी लैंग्वेज में आपको डिफाइन करना है, बिकॉज क्योंकि ये जो लैंग्वेज है ये आपको बुक में नहीं मिलने वाली है, ये मेरी ओन लैंग्वेज है आप लोग के लिए। तो इसको आप लोग भी अपने, अब ऐसा नहीं कि आप लोग इसको इसी तरह से प्रेजेंट करिए कॉपी में, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आप लोग अगर इसको और अच्छे से अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप उसको उस तरह से और मॉडिफाइड कर दीजिए, ठीक है। ओवरऑल ये मतलब है कि फिजिक्स को बिल्कुल अच्छे से समझ के तब आपको कॉपी में प्रेजेंट करना है। अब देखिए ध्यान से कि क्या इस फिगर में आपको चार्जेस का ग्रुप दिख रहा है ना, 1 2 3 4, तो ये चारों के चारों अगर चार्जेस हैं, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ बेटा सी पॉइंट पर, ये मान लिया हमने सी पॉइंट है और यहाँ पर चार्ज है हमारा कितना Q3, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि बताओ सी पॉइंट पर कितना फोर्स अप्लाई होगा, तो पता है क्या होगा, आप बताओगे। अच्छा मैंने यहाँ पर कोई साइन नहीं लगाया है, किसी भी चार्ज में मैंने यहाँ पर साइन नहीं लगाया है। मैं साइन की बात यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपने ये पढ़ा है कि अगर सेम चार्जेस होंगे तो उनके बीच में रिपल्सन फोर्स काम करता है, प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो। और आपने ये भी पढ़ रखा है कि अगर मान लीजिए अपोजिट चार्जेस हैं, अनलाइक चार्ज भी बोलते हैं इसे हम लोग, अनलाइक चार्ज या फिर अपोजिट चार्ज, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एट्रैक्शन फोर्स काम करता है। तो मैंने फिलहाल इस फिगर में कहीं भी साइन मैंने यहाँ पर दिखाया नहीं है। तो मान लीजिए अगर आप सबके सब चार्ज Q1 Q2 Q3 और Q4 सारे चार्ज मान लिया हमने प्लस के हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा कि जो Q1 चार्ज है वो अगर Q3 पर अप्लाई करेगा फोर्स तो ऐसे करेगा रिपल्सन फोर्स, मान लिया हमने उसे 3-1, क्या मान लिया मैंने उसे F31 वेक्टर। ये 3-1 का मतलब क्या है, ऑन 3, चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, ऑन 3 ड्यू टू 1। देखिए इसका मतलब बहुत ध्यान से समझिएगा, आपने पढ़ा भी होगा कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, याद है ना, तो उसमें क्या है, ऑन 3 ड्यू टू 1, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है। इसका मतलब क्या है कि तीसरे वाले ऑन थर्ड चार्ज, तीसरे वाले चार्ज पर यानी Q3 पर फोर्स लग रहा है, और कौन लगा रहा है, पहला वाला। ये कोड है एक तरह से, ये कोड लैंग्वेज है, F31 वेक्टर मतलब 3 पर लग रहा है और कौन लगा रहा है, पहला वाला चार्ज अप्लाई कर रहा है, तो ये ऐसे फोर्स लगा रहा है, ओके। फिर जो Q2 है, जो B पॉइंट पर जो चार्ज Q2 है वो भी क्या करेगा, Q2 चार्ज भी C पॉइंट वाले Q3 पर एक फोर्स अप्लाई करेगा, उसको मैंने मान लिया, यहाँ पर लिखा मैंने C पॉइंट और यहाँ लिखा चार्ज हमने Q3, तो ये ऐसे अप्लाई करेगा रिपल्सन फोर्स, क्योंकि ये क्या करेगा, ये भी प्लस का है और ये भी Q3 भी कैसा है, प्लस का है, तो ये इसको रिपेल कर देगा ऐसे करके। तो यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई होगा उसे हम लोग लिखेंगे F31 वेक्टर, सॉरी हाँ F32 वेक्टर, F32 वेक्टर। इसका मतलब क्या होगा, समझ में आपको आ गया होगा। इसका मतलब क्या है, F32 वेक्टर का मतलब ऑन थर्ड चार्ज यानी कि ऑन Q3 ड्यू टू Q2, मतलब Q3 पर फोर्स लग रहा है और कौन लगा रहा है, Q2 लगा रहा है, क्लियर। अच्छा दो फोर्स यहाँ पर C पॉइंट पर, दो फोर्स हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। और तीसरा देखिए Q4,
Q4 भी तो चार्ज है ना। अब ये चार्ज भी क्या करेगा, इस Q3 चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई करेगा, इसी पॉइंट अब मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये Q4 चार्ज क्या करेगा, Q3 पर भी फोर्स अप्लाई करेगा, और कैसा, रिपल्सन फोर्स, ऐसे करके। तो ये हमने कितना मान लिया, इसे मैंने मान लिया F34 वेक्टर। F34 वेक्टर का मतलब थर्ड यानी Q3 पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, और कौन अप्लाई कर रहा है, 4, यानी Q4 चार्ज अप्लाई कर रहा है। ध्यान रखिएगा, F31 का मतलब थर्ड वाले यानी Q3 पर फोर्स लग रहा है, और अप्लाई कौन कर रहा है, Q1। F32 का मतलब Q3 पर फोर्स लग रहा है, और कौन अप्लाई कर रहा है, Q2। F34 का मतलब Q3 चार्ज पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, और कौन अप्लाई कर रहा है, Q4 अप्लाई कर रहा है। क्लियर है। तो अब देखिए कि इस फिगर में क्या हो रहा है कि एक पॉइंट चार्ज था यहाँ पर, C पॉइंट पर एक चार्ज था Q3, और उस पर Q1 भी फोर्स लगा रहे हैं, Q2 भी फोर्स लगा रहा है, और Q4 भी फोर्स लगा रहा है। तो ये क्या हुआ, हमारे ग्रुप में ना पूरा, ये पूरा हमारा क्या है, ग्रुप है। तो ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो Q3 पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सुपरपोजिशन। क्लियर हुआ। अब इसको आप अपने लैंग्वेज में पहले बना के लिख लोगे ना, पहले समझो कि आपको कैसे एग्जाम में इसको डिफाइन करना है। सबसे पहला काम आपका कि एग्जाम की कॉपी में कैसे आपको टीचर के सामने इसे प्रेजेंट करना है कि आपको अच्छे से सही मार्क्स मिले अपनी लैंग्वेज में। तो पहला आपको क्लियर है, पहला वहाँ पे आप ना नोटिफाई करोगे, पहले वहाँ पे आप इंडिकेट करोगे कि कूलॉम्स लॉ और सुपरपोजिशन लॉ में क्या डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, फिर से सुन लीजिए। कूलॉम्स लॉ दो पॉइंट चार्जेस के बीच के फोर्स को बताता है, और सुपरपोजिशन लॉ क्या करता है, ये भी फोर्स को बताता है, पर कैसे, एक पॉइंट चार्ज पर खूब सारे चार्ज जब फोर्स अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, यानी एक पॉइंट चार्ज पर किसी दूसरे ग्रुप ऑफ चार्जेस से जितना फोर्स अप्लाई होता है, नेट फोर्स इसे बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स भी बोलते हैं ना, नेट फोर्स बोलो या आप बोलो रिजल्टेंट फोर्स, बात एक ही है। तो वो हम लोग काउंट करते हैं। ओके, तो 100% ये बात सच है कि सुपरपोजिशन में मोर देन वन फोर्सेस होंगे, एक फोर्स से ज़्यादा होगा, कहाँ पर, सुपरपोजिशन में, और कूलॉम्स लॉ में सिर्फ दो पॉइंट चार्ज। क्लियर है, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। इसको बिल्कुल अच्छे से आप कॉपी करिए। अब इसके बाद से इसे आप अच्छे से कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद अब मैं आपको डिफाइन करूँगा कि सुपरपोजिशन लॉ क्या होता है, प्रॉपरली डिफाइन कैसे आपको एग्जाम में राइट करना है, आपको लिखना है, प्रेजेंट करना है, पहले से हम डिफाइन करेंगे, और इसके बाद एग्जाम्पल के साथ डिफाइन करने के बाद हम लोग सुपरपोजिशन लॉ के न्यूमेरिकल्स भी पढ़ेंगे। ओके, अच्छे से इसे आप कॉपी कर लीजिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर पहले तो इतना आपने बेसिक पढ़ लिया। अब इसी को आप ना अपने कॉपी में डिफाइन कर दीजिएगा, जहाँ भी आपके अगर एग्जाम वगैरह में, टेस्ट वगैरह में आएंगे, तो पहले वो दोनों पॉइंट आप दिखाएंगे कि कूलॉम्स लॉ और इसमें क्या डिफरेंस है। इसके बाद से इसको आप डिफाइन करिएगा विद एग्जाम्पल, और आपको एग्जाम्पल भी बहुत आसान बताया जाएगा यहाँ पर, बहुत ही आसान एग्जाम्पल। ओके, तो देखिए इसे आप डिफाइन कैसे करोगे, कैसे आप इसको कॉपी में लिखोगे। देखिए यहाँ पर डिफाइन कैसे करेंगे इसे। डिफाइन बहुत सिंपल है, देखिए मैं पहले आपको ना लिख के बता रहा हूँ। ओके, अकॉर्डिंग टू द लॉ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन when a number of charges are interacting then the total force अच्छा यहाँ पर लिखा है द टोटल फोर्स, इसको आप चाहो तो ऐसे बोल सकते हो नेट फोर्स या फिर रिजल्टेंट फोर्स, बात एक ही है। द टोटल फोर्स और नेट फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज, इसको मैं लाइन अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसके बारे में आपको बताऊंगा बाद में।
ऑन अ गिवन चार्ज। पहले तो आप समझिए, इसको आप रीड करते रहिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और साथ में आप इसे पढ़ते रहिए, इसका मतलब समझिए, फिर मैं आपको अपनी ओन लैंग्वेज में बताऊंगा। टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ all forces exerted by, देखिए यहाँ पर एक स्पेलिंग लिखी है EXERTED, पता होगा आपको, वैसे मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है exerted, इसका मतलब होता है अप्लाई करना, ठीक है, वैसे तो आप लोगों को मालूम होगा। all forces exerted by all other charges ऑन इट का मतलब गिवन पॉइंट चार्ज। बहुत आपको ध्यान से समझना है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। पहले देखिए इसको आप ना पहले ध्यान से पहले पढ़िए आराम से, मतलब आज सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक हमें कंप्लीट करना है। और कैसे कंप्लीट करना है कि आपको पूरी तरह से ये आ जाए, इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह सब कुछ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, क्योंकि मेन आपका होगा बेसिक। बहुत ध्यान से आप समझिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यहाँ से आपका मेन स्टार्ट है, यहाँ से। ओके, क्या लिखा है यहाँ पर, व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरएक्टिंग, इसको अगर ब्रेक करेंगे तो आपको पढ़ने में आएगा इंटरएक्टिंग, है ना। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरएक्टिंग, मतलब कि जब खूब ढेर सारे चार्ज एक दूसरे के कांटेक्ट में जब आते हैं, ठीक, तब क्या होता है, देन द टोटल फोर्स या फिर नेट फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज, तो किसी एक आपको कोई चार्ज दे देगा, गिवन बोलेगा कि इस चार्ज पर, तो किसी भी गिवन चार्ज पर जो नेट फोर्स काम करेगा, अब कैसे काम करेगा बताया था आपको मैंने, जब खूब सारा चार्ज होगा तो हर एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा। क्लियर है ना भाई। अगर 2 पॉइंट चार्ज है तो ये 2 आपस में करेंगे, अगर 3 है तो तीनों आपस में करेंगे, अगर 4 हैं चार्जेस, 4 चार्जेस अगर हैं तो चारों चार्ज आपस में फोर्स लगाएंगे। क्लियर है ना। तो उसी को आप लोग को बताना है कि जो नेट फोर्स है किसी एक चार्ज पर तीनों फोर्स लगाएंगे, अगर 4 चार्ज हैं तो वही बोला गया है यहाँ पर। अभी मैं आपको फिगर से बताऊंगा। तो यहाँ पर बोला गया है ऑन अ गिवन चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, तो जो इस किसी एक पॉइंट चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई होता है ना, तो उनका सारे फोर्सेस का जो वेक्टर सम है वो उस पॉइंट चार्ज पर लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। मतलब कि नेट फोर्स इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस। मेरे ख्याल से अभी आपको आधा समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत। अब आपको मैं दिखाता हूँ फिगर, जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने मान लिया यहाँ पर मैंने यहाँ पर मान लिया स्क्वायर, ये देखिए आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये हमने मान लिया एक स्क्वायर है, ठीक, रेक्टेंगल फील हो रहा है तो कोई बात नहीं है। देखिए अब इसको मान लीजिए स्क्वायर ऐसे करके, ठीक है, ये हमने मान लिया स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर है और मान लिया यहाँ पर हमने चार्ज है Q1, यहाँ पर हमने चार्ज मान लिया Q1, यहाँ पर चार्ज कितना है Q2, सेम फिगर है। यहाँ पर चार्ज हमने कितना मान लिया Q3, यहाँ पर चार्ज हमने मान लिया Q3, और यहाँ पर चार्ज हमने कितना मान लिया Q4। तो ये स्क्वायर के 4 वर्टिसेस हैं और चारों वर्टिसेस पे हमने 4 चार्ज यहाँ पर हमने लेट कर लिया। मान लिया कि ऐसे ऐसे करके चार्ज यहाँ पर रखे हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, ग्रुप ऑफ चार्जेस हुआ। और मान लिया मैंने कि ये हमारा क्या है, गिवन चार्ज है, ये हमारा क्या है, गिवन चार्ज। ध्यान रखिएगा, सुपरपोजिशन का कोई भी अगर न्यूमेरिकल आएगा तो आपको एक चार्ज गिवन होगा, जिस चार्ज पर आपको फोर्स निकालने को कहा जाएगा। ये 100% पहचान है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि भाई Q3 यहाँ पर क्या गिवन चार्ज है, तो क्या होगा, इस Q3 पर Q1 भी फोर्स अप्लाई करेगा। और कैसे अप्लाई करेगा, दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। तो हमने मान लिया, देखिए मैंने यहाँ पर ये ज्वाइन कर दिया ऐसे करके। तो ये जो है ना, ये पॉइंट यहाँ पर Q3 रखा है, पॉइंट चार्ज है, तो इस Q3 पर Q1 जो फोर्स अप्लाई करेगा वो हमने क्या मान लिया, F31 वेक्टर बताया था आपको मैंने। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे F31 वेक्टर। क्लियर है ना। कैसे कहेंगे आपको अच्छे से मालूम है, ठीक।
F31 का मतलब क्या होगा, ऑन Q3 ड्यू टू Q1, क्लियर है। अच्छा, फिर Q2 वाला भी क्या करेगा, Q2 चार्ज भी इस Q3 पर फोर्स अप्लाई करेगा। कैसा रिपल्सन, अभी सब के सब यहाँ पर प्लस के हैं, मैंने यहाँ पर कोई साइन नहीं दिखाया है। तो Q2 भी क्या करेगा, इस पर बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा ऐसे करके। ये हमने मान लिया, ये हमने क्या मान लिया, इसको मैंने F32 वेक्टर, यानी कि तीसरे वाले चार्ज पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, और कौन अप्लाई कर रहा है, Q2 दूसरा चार्ज। फिर ये भी हो गया, ये भी हो गया, और अब Q4 भी अप्लाई करेगा Q3 पर। वो कैसे अप्लाई करेगा, तो आपको ये लाइन ऐसे बढ़ा देनी है, और यहाँ पर लिखना है आपको F34 वेक्टर। तो यहाँ पर क्या होगा, F34 वेक्टर है, इसका मतलब क्या, ऑन Q3 ड्यू टू Q4। तो आप ध्यान से देखिए कि इस फिगर में क्या हो रहा है कि एक गिवन पॉइंट चार्ज पर तीन फोर्स काम कर रहे हैं। पहला तो ये एक, फिर 2 और 3। तो इस कंडीशन में इन तीनों के तीनों वेक्टर, जो ये तो दिख रहा है आपको, ये तीनों फोर्स, इन तीनों फोर्सेस को अगर आप ऐड कर देंगे वेक्टर फॉर्म में, अगर इसे आप ऐड करेंगे तो वो जो आंसर आएगा वो आएगा इस पॉइंट चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है उसके इक्वल। मतलब कहने का एग्जाम्पल में आप यहाँ पर दिखा दीजिएगा, इन दिस फिगर F नेट, इसका मतलब समझिए आप, F नेट का मतलब नेट फोर्स ऑन चार्ज Q3। तो जो Q3 पर जो नेट फोर्स होगा इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, F32, किसी को आप आगे पीछे कर सकते हैं, F32 वेक्टर सबको प्लस करना है वेक्टर फॉर्म में लिखिए, प्लस दूसरा क्या होगा F31 वेक्टर प्लस F34 वेक्टर फॉर्म में आपको यहाँ पर प्लस करना है बस। तो ये तो आपका हो गया प्रेजेंटेशन, जो कि आपको एग्जाम में वहाँ पर आपको दिखाना है, आपको टेस्ट कॉपी में फिलअप करना है, लिखना है, ठीक है। मेन बात यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, वेक्टर फॉर्म में आपको 32, 31, 34 ऐसे करके आपको दिखाना है। मैंने ये सब कुछ Q3 पर मान लिया है, आप चाहो तो Q1, Q2 और Q4 और Q3 में से किसी एक को आप सेलेक्ट कर सकते हो। उससे क्या होगा कि जो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में जो मैंने यहाँ पर फोर्स लिखा हुआ है वो उसके नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ केवल प्रेजेंट करना, ओके। कॉपी में आपको प्रेजेंट करना है कि सारे के सारे वेक्टर फॉर्म में हमने निकाल दिया डायरेक्शन दे के, और सबको मैंने प्लस कर दिया। ये पूरा आपका हो जाएगा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। कब, जब आपसे क्वेश्चन कहा जाएगा भाई डिफाइन करो कि सुपरपोजिशन क्या होता है। बट लेकिन अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, इस पूरे टॉपिक से अभी जितना आपने पढ़ा है इससे केवल आप ना डिफाइन कर पाओगे सुपरपोजिशन होता क्या है और कैसे उसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल होते हैं। लेकिन तीन फोर्सेस का वेक्टर फॉर्म ऐड करना ये थोड़ा अलग है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है ना F32 प्लस F31 प्लस F34, ये नहीं कि आपने बस फोर्स निकाला और ऐड कर दिया। मान लीजिए F32 की वैल्यू मान लीजिए आ रही है 1, F31 की मान लीजिए वैल्यू आ रही है 2 और F34 की मान लीजिए वैल्यू आ रही है 3। तो आपने बोला कि भाई 1 + 2 + 3 6, ये आंसर है। गलत है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि वेक्टर फॉर्म तो है नहीं। आई कैप, जे कैप और के कैप तो मैंने बोला नहीं है। 11th का ध्यान रखना है आपको। तो सिर्फ ये बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपको यहाँ पर ये डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपको अभी इसके न्यूमेरिकल्स नहीं आ पाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बस ये डिफरेंस बता रहा हूँ कि अभी तो केवल आपने ये समझा है कि इसको कैसे डिफाइन करेंगे आसान लैंग्वेज में, ओके। लेकिन जब हम लोग सुपरपोजिशन टॉपिक के न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है, क्या कि जो फोर्सेस वहाँ पे आप निकालोगे, अप्लाई करोगे, उनके वेक्टर को कैसे ऐड करोगे, डायरेक्शंस को कैसे ऐड करोगे, वो आपको अभी हम एक एग्जांपल से बताएंगे, ठीक है ना। सिर्फ एक आपको एग्जांपल बताएंगे और आपको उसके बाद से मैं ये लेक्चर खत्म करूँगा। तो उस एग्जांपल को और ये पूरा जो थ्योरी है जो आपने आज यहाँ पर कवर किया, पढ़ा है, इसको पहले आप बहुत ही अच्छे से प्रॉपरली लिख कर प्रैक्टिस करके आप पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में सुपरपोजिशंस के सारे CBSE वाले क्वेश्चंस जो NCERT में आपसे पूछे गए हैं, CBSE में जितने मेन क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस का पूरा लिस्ट रहेगा। उसमें लाइन से हम लोग सारे अच्छे क्वेश्चन पढ़ लेंगे। सिर्फ ऐसे क्वेश्चन ही आपको बताए जाएंगे जो 100% आपके पेपर में, टेस्ट में, आपके स्कूल में पूछा जाएगा।
तो सब कुछ आपको बिल्कुल आराम से आ जाएगा। 100% आप ना चाहते हुए भी आपको आ जाएगा। बस केवल आपको जितना मैं कह रहा हूँ केवल उतना आप खाली रिवाइज कर लो। क्या जो पढ़ाया गया उसे रिवाइज कर लो, और इसके बाद से मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, उसे आप बहुत ध्यान से समझना। मैं पूरा सॉल्व करूंगा, दिखाऊंगा करके। उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ उतना ही पहले प्रैक्टिस कर लेना, और नेक्स्ट टाइम पे यानी कि अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सिर्फ और सिर्फ सुपरपोजिशंस के बोर्ड वाले क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड में आपसे पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन 100% इम्पॉर्टेंट है, आने ही आने हैं आपके टेस्ट पेपर में, आपके एग्जाम में, सिर्फ वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। इसके अलावा ध्यान से सुनिए, जो भी यहाँ पर आपको पढ़ाया गया है, अगर इसमें कुछ भी आपको डाउट है, क्योंकि अभी तो ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ, तो अगर आपको कोई डाउट है तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो आप वहाँ पर कमेंट कर दीजिए, पूछ लीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो आप वहाँ पर कमेंट कर दीजिए प्रॉपरली, बेहिचक। तो फिर वो जो कमेंट आप देंगे ना, उस पर बेस्ड हम जो भी प्रॉब्लम आपकी होगी 100% उसे ना अच्छे से सॉल्व करूँगा। मुझे उसके लिए वीडियो बनाना पड़े, मुझे उसके लिए अलग से लेक्चर देना पड़े, जो भी करना पड़े, बेहिचक आपको देखिए, ऑफलाइन होता तो हम लोग फ्रेंडली बात कर लेते, पर वो हमारा ऑनलाइन है, तो बहुत ध्यान से आपको जितना कहा जाए उतना आप कर लीजिएगा। और जो भी आपको दिक्कत है कमेंट करिएगा, अगर यूट्यूब है, फेसबुक पर अगर हैं आप, या फिर अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं। ओके, कॉपी करिए। अब इसके बाद से एक अच्छा सा, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम, कॉपी करिए इसे। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपने डिफाइन पढ़ लिया, कैसे आपको डिफाइन करना है। अब इसके बाद से आपको मैं बस एक लास्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके बाद से अब ये लेक्चर हम लोग फिनिश करेंगे। ओके, इतना आपको प्रॉपरली पढ़ना है। अब देखिए जल्दी से हम लोग देखते हैं एग्जांपल। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, ओके, बहुत ध्यान से आपको समझना है क्योंकि यही आपका सब कुछ है। मतलब अगर ये आपको आ गया, बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक है, अगर ये एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो पक्का 100% आपको जितने भी इसके टफ क्वेश्चंस हैं वो आपको आ जाएंगे। बहुत आराम से आपको रिलैक्स होकर समझना है। जो मैं कह रहा हूँ बस बहुत ध्यान से समझिए इसे आप, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले लिया कि भाई मेरे पास एक ट्रायंगल है, ऐसे एक यहाँ पर ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल की खासियत क्या है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, और आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है, चलिए फिगर थोड़ा सा अच्छे से बना दे रहा हूँ, चलिए। और आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसके तीनों वर्टिसेस पे 3 चार्ज है। एक चार्ज यहाँ पर है Q1, उसकी वैल्यू है 1 कूलॉम। फिर एक पॉइंट पर है आपका चार्ज Q2, उसकी वैल्यू है 2 कूलॉम। और एक तीसरे वर्टिसेस पर चार्ज है Q3, उसकी वैल्यू है 3 कूलॉम। ओके, तो देखिए एक आपको दिख रहा है ट्रायंगल, और ट्रायंगल की खासियत यहाँ पर क्या है कि वो ट्रायंगल कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसका मतलब समझते हैं आप कि तीनों साइड्स यहाँ पर सेम है। और आपको यहाँ पर एक और चीज आपको यहाँ पर दे रखी है कि तीनों की तीनों साइड की जो लेंथ है वो है 1 मीटर, 1 मीटर, ये भी है 1 मीटर, और ये भी कितना है 1 मीटर। क्लियर है? ठीक, अच्छा। और इक्विलैटरल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ी है कि उसका हर एक एंगल, हर एक वर्टिकल एंगल जो होता है, वर्टिसेस वाला जो एंगल होता है वो कितना होता है, 60 होता है। तो ये भी 60 होगा, ये भी आपका होगा 60 डिग्री, और ये भी होगा कितना 60 डिग्री कंप्लीट, ऐसा होगा। तो ये पूरा आपका प्रॉपरली फिगर है। मैंने यहाँ पर फिलहाल सारे डेटा भर दिए, मैंने दिखा दिए आपको, बहुत डेंस लग रहा होगा। तो सिंपल सा है कि एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के तीनों होते हैं वर्टिसेस, तीनों वर्टिसेस पर 3 चार्ज रखे हैं, Q1, Q2 और Q3। Q1 की वैल्यू कितनी है 1 कूलॉम, Q2 की वैल्यू कितनी है 2 कूलॉम, Q3 की वैल्यू कितनी है 3 कूलॉम। ठीक, और क्या है, और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो तीनों साइड हैं वो कितने कितने हैं, तो वो हैं 1-1 मीटर के, मतलब कि तीनों भाई साइड सेम होंगे ना। और हमने एक और प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल, तीनों वर्टिसेस वाले एंगल जो होते हैं वो कितने होते हैं 60-60 डिग्री के। 60 समझते हैं आप, 60, ओके, 60 डिग्री, ठीक है ना। तो 60-60 डिग्री के यहाँ पर एंगल आपको दे रखे हैं, ऐसा है। और आपको यहाँ पर फाइंड क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पर फाइंड करना है, फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज
ऑन द चार्ज, मान लिया मैंने Q1, आपको बताना है कि इस Q1 पर नेट फोर्स कितना लगेगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो मैंने आपसे कहा था ना कि उसमें एक चार्जेस का ग्रुप होगा और किसी एक चार्ज पर, जिसे हम कहेंगे गिवन चार्ज, उस किसी एक चार्ज पर आपको फोर्स निकालना होगा। ये सबसे बड़ी पहचान है सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस की या सुपरपोजिशन लॉ की। तो कंप्लीट है यहाँ पर ना। तो Q1 पर कितना फोर्स लगेगा, तो एक तो भाई Q2 लगाएगा फोर्स, और एक फोर्स लगाएगा यहाँ पर Q3, और उनका वेक्टर फॉर्म ऐड करना है। तो वही आपको समझना है। क्वेश्चन समझ आपको अच्छे से आ गया ना। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लियर है सबको ना। अब देखिए ध्यान से, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको मैं बता रहा हूँ कुछ बेसिक पॉइंट्स बहुत ध्यान से आप समझिएगा, क्योंकि मैंने आपसे शुरुआत में कहा था बेसिक पॉइंट्स में वेक्टर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो बस थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको, बेसिक पॉइंट बहुत आसान है। और बस यही दो ही, एक या दो आपको बताऊंगा मैं यहाँ पर बेसिक पॉइंट, वही दो बेसिक पॉइंट से सुपरपोजिशन के सारे क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे। बेसिक यहाँ पर पॉइंट्स क्या है वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, एक हमने मान लिया, ये अगर मान लिया हमने F1 वेक्टर है, क्लियर है, और ये हमने मान लिया, चलिए इसे मैं मान लेता हूँ A वेक्टर, कंप्लीट, और इसे मैंने मान लिया, ये आपका मान लिया B वेक्टर, ठीक है, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है। चलिए इसको मैं मान लेता हूँ कि A और इसे मान लेता हूँ B। A हमने मान लिया पहला यहाँ पर फोर्स है, फर्स्ट फोर्स, और यहाँ पर B हमने मान लिया सेकेंड फोर्स। तो इसका मतलब क्या कि दो फोर्स के बीच का आपको एंगल पता है थीटा। आप इसे मान सकते हैं F1, इसे आप मान सकते हैं F2। तो आपको यहाँ पर देखिए दो फोर्स आपको दे रखे हैं, A B बोलो या आप F1 F2 से आप समझ लो, ठीक है, बस समझना है। तो इस कंडीशन में जो A और B का जो रिजल्टेंट होगा, मतलब इस पॉइंट पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक B और एक A लग रहा है, और बताओ कि आपकी यहाँ पे एक मान लो ये ऑब्जेक्ट है कुछ देर के लिए, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, B की तरफ जाएगा या A की तरफ जाएगा, बताइए। इसमें जो ऑब्जेक्ट है ना वो ना तो B की तरफ जाएगा और ना ही वो A की तरफ जाएगा, वो इन दोनों के बीच में कहीं भी जा सकता है। हाँ, ये नहीं पता कहाँ जाएगा, पर कहीं भी जाएगा तो वो A और B के बीच में जाएगा, क्योंकि इस पर B का भी इफेक्ट पड़ेगा और इस पर A का भी इफेक्ट पड़ेगा। मान लिया मैंने ये है इसका एफ नेट का मतलब नेट फोर्स, तो उसकी वैल्यू होगी रूट के अंदर A² प्लस B²। मतलब कहने का इस फिगर का सिंपल सा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ साफ साफ, एफ नेट फोर्स की यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, रूट के अंदर A² प्लस B², चलिए मैंने यहाँ पे स्मॉल में लिख दिया है, A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। ये वैल्यू होगी नेट फोर्स की जब एक पॉइंट पर दो फोर्स काम करेंगे। देखिए इसे मैं साफ साफ यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। ये हमारा पूरा फार्मूला है, इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा, और हर एक सुपरपोजिशन के क्वेश्चन में ये फार्मूला जरूर अप्लाई होगा, क्लियर है। यहाँ पर थीटा क्या है, तो आप क्या बताओगे, A और B के बीच का एंगल। अगर यहाँ पर आपने F1 और F2 माना है, तो जहाँ जहाँ पर A आ रहा है वहाँ लगा दोगे आप F1, और जहाँ जहाँ पर B आ रहा है वहाँ आप अप्लाई कर दोगे F2। बाकी हमारा फॉर्मूला सेम है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, इसको इसकी हेल्प से ही यहाँ पर क्वेश्चन हो पाएगा, क्लियर है। तो पहले जल्दी से आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इसे सॉल्व करता हूँ। कॉपी कर लीजिए इस फॉर्मूले को, बहुत अच्छे से कॉपी करिए। ओके, आपने कॉपी कर लिया नोट। अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पर फाइंड करना है, कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1। बताया था आपको मैंने कि यहाँ पर आपको Q1 पर नेट फोर्स अप्लाई जो हो रहा है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन लॉ। कैसे करेंगे बहुत ध्यान से समझिएगा। नोट आपने कर लिया ना कॉपी, बेसिक पॉइंट उसको बस ध्यान से देखिए और बस यहाँ समझिए। यहाँ पर सबसे पहली बात आपको कहाँ पर फाइंड करना है, आपको नेट फोर्स किस पर फाइंड करना है, तो उसका आंसर क्या है Q1। आपको यहाँ पर Q1 पर फाइंड करना है, और जो Q1 पर फाइंड करना है तो भाई Q3 भी 3 कूलॉम है, Q2 भी 2 कूलॉम है, सब के सब चार्ज यहाँ पर प्लस के हैं। तो जो Q3 है यानी कि जो
3 कूलम है Q3, वो Q1 पर फोर्स अप्लाई करेगा और कैसा अप्लाई करेगा, रिपल्सन की अट्रैक्शन, रिपल्सन, ठीक है, बाहर की तरफ, यानी कि इसने यहाँ पर फोर्स लगाया ऐसे करके, ये हमने फोर्स मान लिया कितना, मैं इसे लिख दे रहा हूँ कितना 13, पता है आपको यहाँ पर क्यों मैंने लिखा 13 का मतलब ये है कि फोर्स अप्लाइड ऑन Q1 ड्यू टू Q3। बहुत ध्यान से समझिए आप ये सारे पॉइंट्स, बहुत ही बेसिक पॉइंट आपको बिल्कुल मैं जीरो से बता रहा हूँ स्टार्टिंग से, ठीक, बस ये लास्ट एग्जाम्पल है, बहुत ध्यान से समझना है आपको। और यहाँ पर जो Q2 है, Q2 भी Q1 पर फोर्स अप्लाई करेगा। अच्छा, डिस्टेंस कितनी है इसकी 1 मीटर, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट की गैपिंग कितनी है 1 मीटर है, इसे हम बोल सकते हैं R, ठीक है। और Q2 से इस Q1 की जो बीच की गैपिंग है वो भी कितनी है 1 मीटर, यानी यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 1 मीटर है, और ये भी फिलहाल हमारा 1 मीटर है, पर हमें इसकी अभी बात नहीं करनी है क्योंकि हमें यहाँ पर Q1 पर निकालना है। कहाँ पर निकालना है, Q1 पर। तो बोला गया यहाँ पर ना चार्ज Q1, तो अब Q2 भी इस पर फोर्स अप्लाई करेगा आउटसाइड, क्योंकि रिपल्सन फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये हमने मान लिया ऐसे करके, ये देखिए, ये हमने मान लिया ये। अच्छा, इसको हम क्या कैसे इसको लिखेंगे हम लोग, F12 वेक्टर, सॉरी F12 वेक्टर। अब देखिए जो ये आपको दिख रहा है, ये लाइन, ये दिख रहा है फोर्स ना एक्शन लाइन, ये क्या होगा F12 का मतलब Q1 पर फोर्स लग रहा है और कौन लगा रहा है, Q2 चार्ज अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आपसे मैं एक बात पूछ रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझ के बताना कि ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, यस, ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री ना, 60, क्यों, क्योंकि भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल आपसे मैंने बोला था, ट्रायंगल कौन सा है यहाँ पर, ट्रायंगल यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको बताई गई थी कि इसके सारे के सारे वर्टिसेस वाले जो एंगल होते हैं उसकी वैल्यू कितनी होती है 60, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया 60 हो गया। तो ये आपको क्लियर फिगर समझ में आपको आ गया ना, और मैंने आपसे क्या कहा था कि इन दोनों को डायरेक्ट आप प्लस नहीं कर दोगे, पहले यहाँ तक क्लियर है ना, समझो बस, आप बस थोड़ा सा और बाकी है, सुपरपोजिशन पूरा अंदर, पूरा आपको आ गया कंप्लीटली, बहुत ध्यान से समझना आप। तो यहाँ पर F12 और यहाँ पर F13 है, और दोनों के बीच का यहाँ पर आपको एंगल पता है, ठीक। चलिए अब मैं इसको वेक्टर फॉर्म को हटा रहा हूँ क्योंकि आपको डायरेक्शन तो यहाँ पर दिख ही रही है। अच्छा, F13 की वैल्यू कितनी होगी, F13 की वैल्यू कितनी होगी, F13 का मतलब जो Q3 है वो Q1 पर फोर्स जो लगा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ सिंस F13, आप इससे कंफ्यूज मत हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप इससे कंफ्यूज मत हो कि यहाँ पर 13 आ रहा है कि सर ने यहाँ पर 12 लिख दिया है, इसका मतलब समझ आपको आ रहा है ना, बस इसका कोई फॉर्मूले में कोई इसका अलग से रोल नहीं है। F13 का मतलब पहले वाले चार्ज पर फोर्स लग रहा है और कौन लगा रहा है, तीसरा वाला चार्ज लगा रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल आप बिहेव करो कूलॉम्स लॉ, फॉर्मूला होता है ना F का, बताया था आपको मैंने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। चलो सॉल्व कर लीजिए इसे। तो मैंने यहाँ पर मान लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो यहाँ पर Q1 और Q3 आएगा, Q1 एंड Q3/r²। ये हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया फॉर्मूला, इज इक्वल टू, कुछ देर के लिए मैं इसको, दिख रहा है आपको ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं k मान ले रहा हूँ, स्मॉल k, आप लोग याद रखना, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, लेट कर लिया मैंने, यहाँ पर लेट कर लिया मैंने स्मॉल k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत ध्यान से आप समझिएगा, बिल्कुल मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, नहीं आ रहा तो आप इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, बस अभी आप इसको बहुत ध्यान से समझिए, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, बहुत ही आसान से आप इसे ना समझिएगा। तो इस पूरे को मैंने क्या मान लिया k, क्योंकि बार बार इसे लिखना पड़ेगा इसलिए मैंने यहाँ पर k माना है, और कोई बात नहीं है, और कोई यहाँ पर लॉजिक नहीं है कि सर ने भाई इसे k क्यों मान लिया, क्या प्रॉब्लम थी, ऐसा कुछ नहीं, बस इसे ना इतना बड़ा है ना तो इसको बार बार लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर k एज्यूम किया है। तो इस पूरे को मैंने मान लिया स्मॉल k, फिर Q1 Q3, तो Q1 की वैल्यू कितनी है 1, और Q3 की वैल्यू कितनी है 3, तो 1 × 3, तो कितना आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 और k मैंने यहाँ लिख दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने k यहाँ लिख दिया, और Q1 Q3 का आंसर 3 आ गया अपॉन r का स्क्वायर, r कितना है, r यहाँ पर कितना है 1 मीटर है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ओवरऑल हमारा कितना आया
कंप्लीट, बिल्कुल सेम फॉर्मेट में। एंड एफ, अब देखिए यहाँ पर दूसरा निकालने जा रहा हूँ मैं, F12 वेक्टर। अच्छा, F12 का मतलब इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट की कहानी हो रही है, तो ये Q1 और ये Q2, तो सेम यहाँ लगा देंगे फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लगा दिया मैंने। कूलॉम्स का फार्मूला इज इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप, इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, स्मॉल के, तो मैंने यहाँ लिख दिया स्मॉल के। Q1 Q2, Q1 की वैल्यू 1 है, Q2 की वैल्यू 2 है, तो 1 × 2 तो कितना आएगा 2 अपॉन R स्क्वायर। जैसे कि ऊपर था 1 तो 1 का स्क्वायर 1 आया था, 1 से मतलब नहीं होता है, वैसे नीचे भी गैपिंग कितनी है, डिस्टेंस 1 है, तो यहाँ पर कितना आएगा 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 से मतलब नहीं है, हमारा कितना आएगा 2 की कंप्लीट। यानी कि F13 की वैल्यू निकाल आई और F12 की वैल्यू निकाल आई। ये वैल्यू निकालने के बाद आप ना जहाँ पर सुपरपोजिशन हो रहा है उसे आप ध्यान से जरा देखिए, तो मैं आपको अलग से दिखा रहा हूँ, इस चीज़ को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, इसमें आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, एक तरफ यहाँ दिख रहा है F13 ओके, और एक तरफ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा F12, दिख रहा है ना ऐसे करके, और बीच का यहाँ पर आपका Q1 रखा है, उसकी वैल्यू 1 कूलॉम, और ये आपको दिख रहा है 60 डिग्री एंगल। ठीक है, मैंने इसको अलग से जूम करके आपको यहाँ दिखा दिया है। ठीक, अब इसे जरा मैच करिए, आपको मैंने अभी बेसिक पॉइंट लिखवाया था, उसमें आपको मैंने एक फिगर बनवाया था A और B, और उसके बीच का एंगल था थीटा, और मैंने कहा था कि जब एक पॉइंट पर दो फोर्स काम करेंगे और उन दोनों फोर्स के बीच का एंगल थीटा पता होगा, तो नेट फोर्स, जिसे हम लोग कहते हैं F नेट फोर्स की वैल्यू क्या लिखवाई थी, फार्मूला देख लीजिए कॉपी में, आपने नोट किया होगा, तो उसका फार्मूला आपको लिखवाया गया था इन रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा लिखवाया गया है ना, और मैंने A को F1 मान लिया था, कहा था कि A को आप F1 मान सकते हो, ठीक है, और B को आप F2 मान सकते हो, या आप A और B से याद करो, तो वैसे ही ये आपका बन गया A और ये आपका क्या बन गया B, सेम फॉर्मेट में। ये आपका काम कर रहा है A की तरफ और ये काम कर रहा है B की तरफ, और एंगल हमारा थीटा कितना है 60 डिग्री, क्लियर है। तो भाई यहाँ पर फॉर्मूला आपको लिखवाया गया था F नेट का, नेट फोर्स का फॉर्मूला आपको लिखवाया गया था, चलिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, इन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ये था ना फॉर्मूला। तो बस सॉल्व कर लीजिए F नेट, और कहाँ का है ये F नेट, बार बार कह रहा हूँ Q1 का है जो हमें निकालना था, तो F नेट फोर्स निकालना है, तो इन रूट A का मतलब F12 ओके, और F12 की वैल्यू कितनी आई है, देखिए लिखा हुआ है F12 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2K, चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ F12 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या लिखा है B का मतलब F13 का स्क्वायर प्लस 2 A का मतलब F12 इंटू B का मतलब F13 इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पर जो दिख रहा है आपको थीटा यहाँ पर कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, ये F12 ये F13 से कंफ्यूज मत होना, आप नहीं दिखाओगे ना इसे तब भी काम चलेगा, तो आपको वो रेफरेंस देना पड़ेगा, इससे बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये कोई डिजिट नहीं है, ठीक है। आप देखिए सॉल्व कर लेंगे इसको हम लोग, बस खत्म क्वेश्चन। F12 की वैल्यू कितनी है 2K, तो यहाँ पर लगाया मैंने 2K का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ लिखा है F13, उसकी वैल्यू कितनी है 3K, यहाँ लगाया मैंने 3K का होल स्क्वायर प्लस 2 F12 की वैल्यू कितनी है 2K इंटू F13 की वैल्यू कितनी है 3K इंटू कॉस थीटा, तो कॉस 60 की वैल्यू आपने पढ़ी है, कितना होता है सबको पता होगा, मैं क्यों पूछ रहा हूँ। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ पर लगा दीजिए आप 1/2, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसको हम लोग इन रूट, देखिए 2 से ये 2 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा कितना 4K स्क्वायर प्लस यहाँ पर आपका आएगा कितना 9K स्क्वायर प्लस 2 और 2 कैंसिल, और यहाँ पर आपका आएगा 2 3 6
6k स्क्वायर, ये आपका आ गया कंप्लीट। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आ जाएगा रूट के अंदर ऐड कर देंगे, तो 9 4 13, 13 और 6 18, तो ओवरऑल ऐड करने पर कितना आ गया 18k स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 18k स्क्वायर का मतलब होगा कि k में स्क्वायर लगा है तो k बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखा है 18, तो 18 का मतलब 18 का रूट कितना होता है, 18 को ब्रेक कर सकते हैं ना 9 × 2 करके। आप लोगों को सब कुछ पता है, इतना तो बेसिक मुझे पता है आपको बहुत अच्छे से आता है, फिर भी मैं आपको एक तरह से बता दे रहा हूँ। तो इसका आप आएगा 3k√2। क्लियर, आपको समझ आ गया होगा कैसे आ रहा है। 18 को ब्रेक करेंगे, 2 × 9, 9 का होता है √3, बाहर आ गया और 2 अंदर रहेगा, और k में स्क्वायर लगा तो k बाहर आ गया। अब इसी को आप प्रॉपरली लिख सकते हैं हम लोग, ये हमारा आंसर आ चुका है। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, क्या 3 और यहाँ पर क्या लिखा है k की वैल्यू कितनी है 1/4πε0, चाहो तो आप यहाँ लगा सकते हो 3/4πε0, और यहाँ पर कितना √2, बात एक ही है। इसके बाद से तो आपका मन, आप यहाँ छोड़ो, आप यहाँ तक करके छोड़ दो, चाहे तो आपने भी पढ़ा है कि इसकी वैल्यू होती है 9.0 यूनिट, पढ़ा है ना आपने। तो चाहो तो आप इसकी यहाँ पर वैल्यू अप्लाई कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो आपको आ जाएगा, उतना तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। क्लियर, लेकिन मेन है यहाँ तक पहुँचना। इसके बाद से तो आप वैल्यू लगा के सॉल्व कर लोगे। तो आपने देखा ना यहाँ पर कि मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको बताया मैंने, और यकीन मानिए 100% सुपरपोजिशन के सब न्यूमेरिकल्स बिल्कुल ऐसे ही मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आसान लैंग्वेज में बताऊंगा, और आपको बिल्कुल श्योरली आपको आ जाएगा। अगर आपको ये अच्छे से आ गया, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि सुपरपोजिशन टॉपिक अब से लेकर और बोर्ड एग्जाम तक और उसके आगे भी कभी भी इन फ्यूचर हमेशा के लिए आपको आ जाए प्रॉपरली, कभी ये डाउट बनकर ना रहे, तो प्लीज़ इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा जितना आज के लेक्चर में हुआ है। और इतना करने के बाद ज़रूर मुझे आप कमेंट करिएगा, अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ तभी आप हमें बता दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है जितना अभी आपको यहाँ पर बताया गया है, तो उसमें आप ना बिल्कुल बेहिचक आप कमेंट करिए, और जो भी डाउट होंगे उस पर वीडियो बना के या फिर कमेंट मैं खुद कर दूंगा आपको, अगर वैसे सॉल्व हो जाएगा प्रॉपरली आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। ओके, तो आपका होमवर्क सिर्फ इतना है कि जितना भी आपको आज बताया गया है उसको आप लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। मिलते हैं आपको फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी सुपरपोजिशन के जितने भी सीबीएसई वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में श्योर 100% आएंगे, स्कूल में आपके पूछे जाएंगे, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।